तो आपका अपने YouTube चैनल PSW8 में स्वागत है। आज मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक और नई वीडियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड। उसमें हम जानेंगे इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कि निर्वाचन क्या होता है और निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं। सारी चीजों को हम इसमें जानेंगे, क्या स्ट्रक्चर है। तो कुछ बेसिक चीजें तुम्हारे को बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी हमारे यहाँ 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था और इस दिन को हम 25 जनवरी को किस तौर पर मनाते हैं? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस, ओके। मतदाता दिवस के तौर पे, वोटर्स डे के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी का दिन। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले निर्वाचन आयुक्त हमारे कौन थे? निर्वाचन और चुनाव एक ही चीज होती है, वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ओके। पहले कौन थे हमारे? सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में कौन है हमारे? वर्तमान में हमारे राजीव कुमार जी। कौन है? राजीव कुमार, ओके। अभी वर्तमान में हमारे को जो मुख्य चुनाव आयुक्त देखने मिलते हैं वो हमारे राजीव कुमार जी। अगर हम बात करें पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, वो देखने मिलते हैं हमारे को रमा देवी। कौन? रमा देवी, ओके। जो हमारे को देखने मिलती है पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? रमा देवी। अगर हम बात करें चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? पहला आम चुनाव, दूसरा मध्यावधि चुनाव, और तीसरे जो चुनाव होते हैं वो होते हैं हमारे उपचुनाव। अब तीनों में डिफरेंसेस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तीनों में हमारे को क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ओके। अगर हम बात करें आम चुनाव की, आम चुनाव हमारे को देखने को मिलता है जो 5 वर्ष के अंतराल पे होते हैं, ओके। आम चुनाव क्या है? आम चुनाव में क्या देखने को मिलता है हमारे को? 5 वर्ष के अंतराल पे। 5 वर्ष के बाद जो चुनाव होते हैं हर 5 साल के बाद, वो कहलाते हैं क्या? हमारे आम चुनाव। मध्यावधि चुनाव कौन से होते हैं? जो सरकार बीच में भंग हो जाए, ओके। सरकार भंग होने की स्थिति में, ओके। बीच में कोई सरकार भंग हो जाती है तो उस समय जो चुनाव कराए जाते हैं उन्हें कहते हैं मध्यावधि चुनाव। और उपचुनाव कब कराए जाते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाए। कार्यकाल के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उस समय जो चुनाव कराए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं उपचुनाव। मध्यावधि चुनाव वो होते हैं जब सरकार बीच में भंग हो जाए, ओके। और आम चुनाव वो होते हैं जो 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव कराए जाते हैं, ओके। तो ये 3 प्रकार के हमारे को चुनाव देखने को मिलते हैं। अब बात आती है चुनाव आयोग से संबंधित। अगर हम बात करें चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, 1+2, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उसके सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं, ओके। अगर हम बात करें आर्टिकल 324 से 329, ओके। क्या है? आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। अगर हम बात करें 5, संविधान का जो भाग है वो कौन सा है? वो है 15। 15वें भाग में जो है संविधान के जो है चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, चुनाव से संबंधित सारी चीजें दी गई है, ओके। अगर हम बात करें भारत में जो वोट देने की आयु है 21 से 18 वर्ष कब करी गई? वोटिंग एज जो है 21 से 18 वर्ष कब करी गई थी? ये करी गई थी 61वें संशोधन के द्वारा। 1989, ओके। जो आज के टाइम पे 18 वर्ष की आयु पार करने के बाद में कोई भी वोट डाल सकता है। ये जो एज है पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, 21,
ईयर। ओके, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु जो करी गई थी 61वें संशोधन के द्वारा 1989 में करी गई थी। अगर हम बात करें कि जो चुनाव आयोग है इसके द्वारा कब कब किस ये चुनाव गए, पहले आम चुनाव कब हुए? पहले आम चुनाव हुए 1952 में। कब हुए? 1952। पहले मध्यवर्ती चुनाव कब हुए थे? वो हुए थे हमारे 1967 में, जब पहले मध्यवर्ती चुनाव। अगर हम उपचुनाव की बात करें तो सबसे पहले उपचुनाव हुए थे 1964। ओके, ये चीज ध्यान रखना, आम चुनाव सबसे पहले 5 वर्ष के अंतराल पे जो होते हैं वो हुए थे हमारे सबसे पहले 1952 में पहला चुनाव कराया गया, मध्यवर्ती चुनाव 1967 में और उपचुनाव 1964 में हुए थे, जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। और समय फिर जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था उपचुनाव के माध्यम से। ओके, उसके बाद बात करें अगर हम चुनाव आयोग जो है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरीके से हमारे को देखने मिलते हैं, तो चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या है? सबसे पहला कार्य जो चुनाव आयोग का वो होता है, क्या होता है? मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना। अब इसमें क्या होता है? आप पूछोगे इसमें क्या होता है? मतदाता सूची तैयार करने में आपको पता होना चाहिए कि जो लोग मर जाते हैं उनके नाम वोटिंग लिस्ट से हटाना, और जो 18 साल की आयु को क्रॉस करे अभी नए नए मतदाता बने हमारे यंग वोटर्स, उनके नाम को मतदाता सूची में शामिल करना। ओके, तो ये वोटिंग लिस्ट तैयार की जाती है पूरी, जिसमें मतदाता सूची तैयार करने के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, इसमें जो मर गए उनके नाम हटाना और जो नए वोटर्स बने हैं उनके नामों को जोड़ना, तो ये आता है मतदाता सूची तैयार करने के अंतर्गत कार्य है। ओके, उसके बाद दूसरा कार्य क्या होता है? मतदाता सूची तैयार करने के बाद में चुनाव कार्यक्रम तय करना। अब इसमें क्या है? चुनाव कार्यक्रम तय करने में चुनाव किस दिन होगा, उसका रिजल्ट किस दिन आएगा, नामांकन पत्र कब भरे जाएंगे और कितने से कितने टाइम में ये जो है इलेक्शन जो है पूरा कंडक्ट कराया जाएगा, सारी चीजें जो आती है वो चुनाव कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, चुनाव कार्यक्रम तय कराया जाता है। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें तीसरा कार्य इंपोर्टेंट क्या है? चुनाव चिन्ह आवंटित करना। तीसरा इंपोर्टेंट कार्य क्या देखने मिलता है हमारे को? चुनाव चिन्ह आवंटित करना। तो आपने देखा होगा हर पार्टी का अपना अपना चुनाव चिन्ह होता है। जैसे अगर बीजेपी की बात करें तो कमल जो है उनका चुनाव चिन्ह है, कमल का फूल। अगर हम कांग्रेस की बात करें हाथ का पंजा जो है उनका चुनाव चिन्ह है। अगर बीएसपी की बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो उनका चुनाव चिन्ह हाथी देखने को मिलता है हमारे को। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो उनका चुनाव चिन्ह हमारे को साइकिल देखने को मिलता है। तो ये जो चुनाव चिन्ह आवंटित करने का जो कार्य किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये करा जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। ये सबसे इंपोर्टेंट कार्य है, इसका देखने को मिलता है हमारे को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। उसके बाद में चौथा जो कार्य देखने को मिलता है हमारे को वो है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। अब इसमें क्या है? आपको पता है इतने बड़े स्तर पर जब चुनाव कराया जाता है तो उसके लिए अलग अलग कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है कि चुनाव आयोग जहां पे चुनाव कराए जा रहे हैं, जो बूथ लगे हैं चुनाव के इलेक्शन के, वहां पर कौन कौन से कर्मचारियों की जरूरत होती है? हमारे को सिक्योरिटी के लिए सीआईएसएफ के जवान भी चाहिए, आरएएफ के जवान भी चाहिए, रैपिड एक्शन फोर्स के, ताकि कोई वहां पे किसी भी तरीके की कोई धांधलेबाजी ना हो। तो इसके लिए कर्मचारी व्यवस्था करी जाती है। अलग अलग तरह के कर्मचारी होते हैं। पहले वोटर लिस्ट जो तैयार करने वाले कर्मचारी अलग हैं, उसके अलावा वहां पर पूरी जो व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए अलग है, क्या क्या ऑर्डर जारी करने हैं, कहां पर कौन सी चीजें आएगी, सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए अलग अलग कर्मचारी अलग अलग आते हैं। उसके बाद में पांचवी आता है पॉइंट, निष्पक्ष चुनाव कराना। अब निष्पक्ष चुनाव में क्या है? इलेक्शन का मतलब क्या? भारत में क्या है? लोकतांत्रिक देश है भारत, जहां पे चुनाव सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अभी भारत। तो अगर हम बात करें निष्पक्ष चुनाव कराने की तो इसके अंतर्गत क्या चीज रखी गई है कि चुनाव पूरे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी ना हो, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार देखने को ना मिले। ओके, तो इसलिए निष्पक्ष चुनाव कराना सबसे इंपॉर्टेंट कार्य भी माना जाता है चुनाव आयोग का।
ओके, निष्पक्ष चुनाव में सारी चीजें आ जाती हैं कि किसी प्रकार की धांधलीबाजी अगर होती है, अगर चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कहीं पर भी किसी प्रकार के चुनाव में कोई गड़बड़ी देखी जाती है, तो चुनाव को रद्द कराया जा सकता है। ये चुनाव आयोग का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य देखने मिलता है। और छठा इंपॉर्टेंट कार्य जो हमारे देखने मिलता है वो है आचार संहिता लागू करना। आपने देखा होगा चुनाव होने से 2 दिन पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं आचार संहिता लागू करना, कि कोई भी पार्टी किसी रूप में चुनाव प्रचार नहीं करेगी, ना तो अपनी गाड़ियों के माध्यम से, ना किसी प्रकार की माइक वगैरह के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से, कोई भी पार्टी अपना चुनाव प्रचार नहीं करेगी। 2 दिन पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है, 2 दिन पहले रोक लगा दी जाती है। इसी को कहते हैं हम इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लागू कर दी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पार्टी को जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, उस पार्टी को स्थगित कर दिया जाएगा, वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो ये हमारे को इंपॉर्टेंट कार्य देखने मिलते हैं चुनाव आयोग के, जो हमारे को देखने को मिलते हैं सारे। अब बात आती है चुनाव सुधार की आवश्यकता कौन कौन सी है हमारे यहाँ पर जो चुनाव प्रणाली अपनाई गई वो कौन सी अपनाई गई है? जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली। कौन सी अपनाई गई है? जो जीते वही चुनाव प्रणाली, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली। अब बात आती है चुनाव सुधार। कौन कौन से चुनाव सुधार की आवश्यकता है हमारे को, नहीं जानते हैं हम वन बाय वन। अगर हम बात करें सबसे पहले सबसे पहली चीज जो है हमारे को देखने मिलती है कि भारतीय जो चुनाव प्रणाली है, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, जिसमें एक वोट भी अगर किसी का ज्यादा होता है तो वो जीता हुआ माना जाता है। उसकी जगह पे भारत को क्या अपनानी चाहिए? वो अपनानी चाहिए समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली या समानुपातिक चुनाव प्रणाली, जिसके अंतर्गत 50% प्लस वोट हासिल करना जरूरी है और सभी को जो भी वोटों का अनुपात मिलता है उसके हिसाब से सीटें दे दी जाती है। ये चीज हमारे को अपनानी चाहिए, ये चुनाव सुधार होना चाहिए। अगर हम दूसरी बात करें चुनाव सुधार के, ये एक और पहलू जो देखने मिलता है आरक्षण। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ओके, जो चुनाव सुधार की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भी हमारे को देखने को मिलती है। ओके, कि हाँ लोकसभा राज्यसभा में जैसे कि पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित है, उसी प्रकार से हमारे को लोकसभा राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करना चाहिए। इसके अलावा तीसरी जो अगर हम बात करें जो हमारे को देखने मिलती है, आपने देखा होगा चुनाव के समय कितना कूड़ा कबाड़ा फैलाया जाता है। सारी जगह पर भी पैम्पलेट्स वगैरह हमारे को फैले हुए मिलेंगे, होर्डिंग्स वगैरह हमारे को ये मिलती है। तो प्रदूषण रहित चुनाव, ये भी एक सुधार की आवश्यकता है। क्या? प्रदूषण रहित चुनाव, कि उसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो। तो ये भी एक प्रमुख हमारा सुधार देखने को मिलता है कि हमारा सुधार हो। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट सुधार की, सांप्रदायिकता से रहित चुनाव। धर्म के आधार पर चुनाव में बहुत ज्यादा हमारे को देखने मिलता है, मारकाट देखने मिलती है धार्मिक आधार पर। ओके, तो वो सांप्रदायिकता आ जाती है उसमें कि जो मुस्लिम कोई खड़ा हो रहा है कैंडिडेट तो सारे मुसलमान उसी को वोट देंगे। यहाँ पर अच्छे और बुरे कार्य के आधार पर वोट नहीं दिए जाते, बल्कि संप्रदाय के आधार पर वोट दिए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है जो सुधार की आवश्यकता हमारे को, सांप्रदायिकता से रहित चुनाव होने चाहिए। जाति पर आधारित चुनाव की समाप्ति। आज भी अगर हम बात करें रूरल एरिया में, जो हमारे को मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जाति पर आधारित ही इलेक्शन में वोट डाले जाते हैं। कोई यादव खड़ा हो गया तो सारे यादव उसी को वोट डाल ले, कोई राजपूत खड़ा हो गया तो सारे राजपूत उसी को वोट डाल ले। मतलब जिस कास्ट का कोई व्यक्ति खड़ा होता है उसी को सारे वोट डालने लग जाते हैं। ये चीज जो है गलत है। अगर काम के आधार पर वोट डाले जाए तो उससे हमारे को बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जाति पर आधारित चुनाव की समाप्ति, ये भी होना चाहिए।
ये एक सुधार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षा को आधार बनाया जाना चाहिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है सिर्फ वही चुनाव लड़ सके, अनपढ़ों की फौज तैयार ना की जाए। जो आज के टाइम पे हमारे को देश में देखने मिलता है, आधे से ज्यादा नेता ऐसे हैं जो अपनी शपथ को भी नहीं पढ़ पाते हिंदी में सही तरीके से, तो उनको चुनाव में खड़े होने के लिए परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग के द्वारा उस पर रोक लगाई जानी चाहिए कि अगर तुम एक बार बताओ, अगर शपथ तक नहीं पढ़ पा रहे, अपनी ओट तक नहीं ले पा रहे, वो देश क्या संभालेंगे। तो इसलिए शिक्षा को एक पैमाना बनाया जाना चाहिए। एक जो है न्यूनतम शिक्षा निश्चित कर दी जानी चाहिए कि ग्रेजुएटेड पर्सन ही चुनाव लड़ सकता है। ओके, उससे नीचे का कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये जो है इससे एक जो है असमानता स्थापित हो रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके अंदर काम कर रहे होते हैं, जबकि ये बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, तो भी ये चुनाव में अपने पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये भी एक पैमाना बनाया जाना चाहिए। एक ये सुधार भी है, न्यूनतम वेतन निश्चित करना। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग वोट डालने क्यों नहीं जाते। सबसे बड़ी चीज है लोगों के लिए पेट। अगर पेट ही नहीं भरेगा तो फिर वो वोट का करेंगे क्या। अगर हम उनको उस दिन के 500 रुपए दे हर व्यक्ति को, कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा 500 रुपए दिए जाए कि आप वोट डालने जरूर जाएं, ओके, तो सारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए उनकी रोजी रोटी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, तब जाके वोट डालने आते हो। अगर उनको न्यूनतम वेतन मिल जाए उनका उस दिन का, तो वोट डालने क्यों नहीं जाएंगे। हम देखते हैं हमारे यहाँ पे 42% वोटिंग हो रही है, कहीं 44% वोटिंग हो रही है। उसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए पेट ज्यादा बोलते हैं ना, जब खाना मिलेगा तब तो वो कुछ कर पाएंगे। अगर उनको उनके खाने की जो है न्यूनतम वेतन मिल जाए उस दिन का, तो क्यों ना जाए, वोट डालने जरूर जाएंगे, वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। लेकिन इसका सुधार चुनाव आयोग के द्वारा ही करना चाहिए। तो ये हमारे को अलग अलग प्रकार के चुनाव सुधार देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कौन कौन से चुनाव सुधार हो चुके हैं अभी तक। जो चुनाव सुधार हो गए, पहला जो हमारे को देखने मिलता है, वोट देने की आयु घटाना। पहला सुधार जो देखने मिलता है हमारे को वो क्या है, वोट देने की आयु घटाना, जो 21 से 18 वर्ष आयु कर दी गई है। ये एक चुनाव सुधार है जो सबसे इंपोर्टेंट देखने मिलता है। दूसरा है ईवीएम मशीन को लाना। पहले क्या होता था, पर्ची डालनी होती थी, अब ईवीएम मशीन में आप जिसको वोट डालोगे उसकी पर्ची निकल के आएगी, आपको पता है आपका वोट किधर गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरा है पहचान पत्र पर फोटो आना। क्या है, पहचान पत्र पर फोटो आना। ये भी एक इंपोर्टेंट सुधार देखने को मिलता है हमारे को। इसके अलावा अगर हम कहें आरक्षण निश्चित करना, जो आरक्षण निश्चित कर दिया गया अभी, जो 106वां संशोधन हुआ है वो इसी को लेकर हुआ है। लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया है। ओके, तो ये हमारे अभी तक सुधार लगभग हो चुके हैं सारे के सारे। इसके अलावा अगर हम बात करें वीवीपीएटी का आना, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ओके, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, नागालैंड 2013, और ईवीएम की शुरुआत कहाँ हुई थी, गोवा 1999। तो इस तरीके से ये सुधार इंपोर्टेंट हो चुके हैं अभी तक, और ये सुधार होने की आवश्यकता है जो हमारे को चुनाव से संबंधित सुधार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो चुनाव कराए जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके कराए जाते हैं। जो पहचान पत्र फोटो आना शुरू हुई वो 1993 से हुई। अभी हमारे चुनाव आयुक्त आपको पता ही है कौन है। तो ये सारी चीजें हमारे को चुनाव से संबंधित देखने को मिलती है, जो हमने डिटेल में जाना। चुनाव आयोग का गठन कितने निश्चित तक किया गया, कौन मुख्य चुनाव आयुक्त है, कौन पहला था, सारी चीजों को हमने इसके अंतर्गत जानने की कोशिश करी। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। ओके, तो और चैनल का जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ताकि जो है नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।